बीए पार्ट सेकेंड संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र शूद्रक रचित मृच्छकटिक डॉक्टर मनीषा बोदारा साचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। मृच्छकटिक के रचयिता शूद्रक का कुछ परिचय ग्रंथ के आरंभ में ही मिलता है। इसके अनुसार शूद्रक हस्ती शास्त्र में परम प्रवीण थे। भगवान शिव के अनुग्रह से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। बड़े ठाठ बाट से उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। अपने पुत्र को राज्य सिंहासन पर बैठा 10 दिन तथा 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर अंत में अग्नि में प्रवेश किया। वह युद्धों से प्रेम करते थे, प्रमाद रहित थे, तपस्वी तथा वेद जानने वालों में श्रेष्ठ थे। राजा शूद्रक को बड़े बड़े हाथियों के साथ बाहु युद्ध करने का बड़ा शौक था। उनका शरीर था शोभन, उनकी गति थी मतंग के समान, नेत्र थे चकोर की तरह, मुख था पूर्ण चंद्रमा की भांति। तात्पर्य यह है कि उनका समग्र शरीर सुंदर था। वे द्विजों में मुख्य थे। प्रतीत होता है कि किसी अन्य लेखक ने वर्णन या जानबूझकर डाला है। शूद्रक को अग्निम प्रविष्ट स्वयं लेखक की लेखनी इस भूतकाल का प्रयोग कैसे कर सकती है? निसंदेह यह अंश प्रक्षेप है। शूद्रक नामक राजा की संस्कृत साहित्य में खूब प्रसिद्धि है। जिस प्रकार विक्रमादित्य के विषय में अनेक दंत कथाएं प्रख्यात हैं, उसी प्रकार शूद्रक के विषय में भी हैं। कादम्बरी में विदिशा नगरी में, कथा सरित सागर में शोभावती तथा वेताल पंचविंशति में वर्धमान नामक नगर में शूद्रक के राज्य करने का वर्णन पाया जाता है। कथा सरित सागर का कथन है कि किसी ब्राह्मण ने राजा को आसन मृत्यु जानकर उसे दीर्घ जीवन की आशा से अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। हर्षचरित में लिखा है कि शूद्रक चकोर के राजा चंद्रकेतु का शत्रु था। रात तरंगिनीकार स्थिर निश्चलता के दृष्टांत के लिए शूद्रक का स्मरण करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार विक्रमादित्य के 27 वर्ष पहले शूद्रक ने राज्य किया था। प्रसिद्धि है कि कालिदास के पूर्ववर्ती रामिल तथा सोमिल नामक कवियों ने मिलकर शूद्रक कथा नामक पुस्तक लिखी थी। अतः शूद्रक राजा की पर्याप्त प्रसिद्धि है। पुराणों में आंध्र भृत्य कुल के प्रथम राजा शिमुक का वर्णन मिलता है। अनेक भारतीय विद्वान राजा शिमुक के साथ शूद्रक की अभिन्नता अंगीकार कर इनका समय विक्रम की प्रथम शताब्दी मानते हैं। यदि यह अभिन्नता सब प्रमाण सिद्ध की जा सके तो शूद्रक कालिदास के समकालीन अथवा उनके कुछ पूर्व के ही माने जाएंगे, परंतु मृच्छकटिक की इतनी प्राचीनता स्वीकार करने में बहुतों को आपत्ति है। वामनाचार्य ने अपने काव्य अलंकार वृत्ति सूत्र में शूद्रक आदि रचितेषु प्रबंधेषु शूद्रक विरचित प्रबंध का उल्लेख किया और द्यूतम ही नाम पुरुषस्य सिंहासनम राज्यम इस मृच्छकटिक के द्यूत प्रशंसा परक वाक्य को उद्धृत भी किया है, जिससे हम कह सकते हैं कि 8वीं शताब्दी के पहले ही मृच्छकटिक की रचना की गई होगी। वामन के पूर्ववर्ती आचार्य दंडी सप्तम शतक ने भी काव्यादर्श में लिम्पति एव तमो अंगानी मृच्छकटिक के इस पद्यांश को अलंकार निरूपण करते समय उद्धृत किया है। इन बहिरंग प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मृच्छकटिक की रचना 7वीं शताब्दी के पहले ही हुई होगी। समय निरूपण में मृच्छकटिक के अंतरंग प्रमाणों से भी बहुत सहायता मिलती है। 9वें अंक में वत्सन सेना की हत्या करने के लिए शकार आर्य चारुदत्त पर अभियोग लगाता है। अधिकरणिक के सामने पेश किया जाता है। अंत में मनु के अनुसार ही धर्माधिकारी निर्णय करता है। अयम ही पात की विप्रो न वद्यो मनु अब्रवीत राष्ट्रात् अस्मात् निर्वास्यो विभवई रक्षितई स। इससे स्पष्ट ही है कि मनु के कथनानुसार अपराधी चारुदत्त अवध्य सिद्ध होता है और धन संपत्ति के साथ उसे देश से निकल जाने का दंड दिया जाता है। ये निर्णय ठीक मनुस्मृति के अनुरूप है। न जातु ब्राह्मणम हन्यात् सर्वपापेषु अपि स्थितम राष्ट्रात् एनम वही कुर्यात् समग्र धनम शतम न ब्राह्मण वदात् भूयान धर्मो विद्यते भुवि तस्मात् अस्य वदम राजा मनसापि न चिंतेत। अतः मृच्छकटिक की रचना मनुस्मृति के अनंतर हुई होगी। मनुस्मृति का रचना काल विक्रम से पूर्व 2य शतक माना जाता है, जिसके पीछे मृच्छकटिक को मानना होगा।
भास कवि के दरिद्र चारुदत्त का शूद्रक के मृच्छकटिक में अत्यंत समानता पाई जाती है। मृच्छकटिक का कथानक बहुत विस्तीर्ण है। दरिद्र चारुदत्त का संक्षिप्त। मृच्छकटिक भास के रूपक के अनुकरण पर रचा गया है, अतः शूद्रक का समय भास के पीछे होना चाहिए। मृच्छकटिक के 9वें अंक में कवि ने बृहस्पति को अंगारक अर्थात मंगल का विरोधी बतलाया है, परंतु वराहमिहिर ने इन दोनों ग्रहों को मित्र माना है। प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर का सिद्धांत ही आजकल फलित ज्योतिष में सर्वमान्य है। आजकल भी मंगल तथा बृहस्पति मित्र ही माने जाते हैं, परंतु वराहमिहिर के पूर्ववर्ती कोई आचार्य इन्हें शत्रु मानते थे, जिसका उल्लेख व्रत जातक में ही पाया जाता है। वराहमिहिर का परवर्ती ग्रंथ बृहस्पति को मंगल का शत्रु कभी नहीं मान सकता, अतः शूद्रक वराहमिहिर से पूर्व में ठहरते हैं। वराहमिहिर की मृत्यु 589 ईस्वी में हुई थी, इसलिए शूद्रक का समय 6ठी शताब्दी से पहले होना चाहिए। इन सब प्रमाणों का सार यही है कि शूद्रक दंडी 7वें शतक और वराहमिहिर 6ठ शतक के पूर्ववर्ती थे, अर्थात मृच्छकटिक की रचना पंचम शतक में मानना उचित है, और यह आविर्भाव काल नाटक में वर्णित सामाजिक दशा से भी पुष्ट होता है। अतः शूद्रक दंडी और वराहमिहिर के पूर्ववर्ती थे, अर्थात मृच्छकटिक की रचना 5वें शतक में मानना उचित है, और यह आविर्भाव का काल नाटक में वर्णित सामाजिक दशा से भी पुष्ट होता है। मृच्छकटिक की कथा। मृच्छकटिक में 10 अंक हैं। पहले अंक का नाम अलंकार न्यास है। इसमें उज्जैनी की प्रसिद्ध वार वनिता वसंत सेना को राजा का शालक शकार वश में करना चाहता है। रास्ते में अंधेरी रात में विट तथा चेट के साथ शकार उसका पीछा कर रहा है। मूर्ख शकार के कथन से वसंत सेना को पता चलता है कि वह आर्य चारुदत्त के मकान के पास ही है। वह उसके घर में घुसती है। विदूषक मैत्रेय शकार को डांट डपट कर घर में घुसने से रोकता है। चारुदत्त से वार्तालाप करने के बाद शकार से बचने के लिए वसंत सेना अपना गहना उसके घर पर रखाती है। दूसरे अंक का नाम द्यूतक संवाक है। दूसरे दिन सवेरे 2 घटनाएं घटती हैं। संवाक पहले चारुदत्त की सेवा में था, पीछे पक्का जुआरी बन जाता है। वह जुए में बहुत सा धन हार जाता है, जिससे वह चारुदत्त के घर भाग आता है। चारुदत्त उसे ऋण मुक्त कर देते हैं। संवाक बहुत भिक्षु बन जाता है। उसी दिन प्रातःकाल वसंत सेना का हाथी रास्ते में किसी भिक्षुक को कुचलना ही चाहता है कि उसका सेवक कर्णपूरक उसे बचाता है। चारुदत्त अपना बहुमूल्य मधुशाला उपहार में दे देते हैं। तीसरे अंक का नाम संधि छेद है। वसंत सेना की दासी मदनिका को शर्विलक सेवा से मुक्त कराना चाहता है। वह ब्राह्मण है, परंतु प्रेम पाश में बंधकर आर्य चारुदत्त के घर में सैन मारता है और वसंत सेना का गहना चुरा लेता है। चतुर्थ अंक का नाम मदनिका शर्विलक है, जिसमें शर्विलक अलंकार लेकर वसंत सेना के घर जाता है और मदनिका को सेवा मुक्त कर देता है। चारुदत्त की पतिव्रता पत्नी दूता अपनी बहुमूल्य रत्नावली उसके बदले में देती है। मैत्रेय रत्नावली लेकर वसंत सेना के महल में जाता है और जुए में हार जाने का बहाना कर रत्नावली देता है। वसंत सेना सायकाल चारुदत्त के घर आने के लिए वादा करती है। पंचम अंक का नाम दुर्दिन है। इसमें वर्षा का विस्तृत वर्णन है। सुहावने वर्षा काल में आर्य चारुदत्त उत्सुकता से वसंत सेना की राह जोते बैठे हैं। चेट वसंत सेना के आगमन की सूचना देता है। चारुदत्त से प्रेम सम्मिलन होता है। षष्ठ अंक का नाम प्रवहन विपर्य है तथा सप्तम का आर्यक अपहरण। प्रातःकाल चारुदत्त पुष्प करंडक नामक बगीचे में गए हैं। उनसे भेंट करने के लिए वसंत सेना जाना चाहती है, परंतु ब्रह्म से शकार की गाड़ी में जो समीप में खड़ी थी जा बैठती है। इधर राजा पालक किसी सिद्ध की भविष्यवाणी पर विश्वास कर गोपाल के पुत्र आर्य को कैद खाने में बंद कर देता है। आर्य कारागृह से भागकर चारुदत्त की गाड़ी में चढ़ जाता है। श्रृंखला की आवाज को भूषण की झंझनाहट समझकर गाड़ी हाँक देता है। रास्ते में 2 सिपाही गाड़ी देखने जाते हैं, जिनमें से एक आर्य को देख उसकी रक्षा करने का वचन देता है और अपने साथी से किसी बहाने झगड़ा कर बैठता है। आर्य बगीचे में चारुदत्त से भेंट करता है। अष्टम अंक का नाम वसंत सेना मोचन है। जब वसंत सेना पुष्पकरंडक उद्यान में पहुंचती है, तब प्राण प्रिय चारुदत्त के स्थान पर दुष्शकार संस्थानक मिलता है, जो उसकी प्रार्थना न स्वीकार करने से वसंत सेना का गला घोंट डालता है। संवाहक जो भिक्षु बन गया है, वसंत सेना को समीप के विहार में ले जाता है।
और योग्य उपचार से उसे पुनर्जीवित करता है। नवम अंक में जिसका नाम व्यवहार है, शकार चारुदत्त पर वसंत सेना के मारने का आरोप लगाता है। कचहरी में जज के सामने मुकदमा पेश होता है। उसी समय चारुदत्त का बालक पुत्र रोसेन मृचकट मिट्टी की गाड़ी लेकर आता है जिसमें वसंत सेना के दिए सोने के गहने हैं। इसी आधार पर चारुदत्त को फांसी का हुक्म होता है। संहार नामक 10वें अंक में उसी समय राज्य परिवर्तन होता है। बालक को मार चारुदत्त का परम मित्र आर्यक राजा बन जाता है। वह चारुदत्त को क्षमा ही नहीं कर देता, प्रत्युत मिथ्याभियोग के कारण शकार को फांसी का हुक्म देता है, परंतु चारुदत्त के कहने से क्षमा कर देता है। वसंत सेना के साथ चारुदत्त का विवाह संपन्न होता है। इसी अंतिम प्रेम मिलन के साथ ही रूपक समाप्त होता है। इस प्रकरण के कथा वस्तु के 2 अंश हैं। पहला भाग चारुदत्त तथा वसंत सेना का प्रेम, दूसरा भाग आर्य की राज्य प्राप्ति। शूद्रक ने पहले अंश को भास के दरिद्र चारुदत्त नाटक से अविकल लिया है। शब्दतः अर्थतः दोनों प्रकार की समानता इसमें दृष्टिगोचर हो रही है। राजनीतिक भाग कवि की अपनी संपत्ति है। विज्ञ आलोचक इस अंश को प्राचीन ऐतिहासिक घटना के आधार पर लिखा गया मानते हैं। दोनों अंशों को शूद्रक ने बड़ी सुंदरता के साथ संबद्ध किया है। शूद्रक की काव्य कला। शूद्रक की शैली बड़ी सरल है। बड़े बड़े छंदों का बहुत कम प्रयोग किया गया है। नए नए भाव स्थान स्थान पर मिलते हैं। इस प्रकरण का मुख्य रस श्रृंगार है। रस की विभिन्न सामग्री से परिपुष्ट कर श्रृंगार का सुंदर रूप कवि ने दिखलाया है। शूद्रक ने वर्षा का बड़ा विशद वर्णन किया है। इसमें चमत्कार जनक अनेक सूक्तियां हैं। चिंता सक्नि मग्न मंत्री सलीलम दूतोर्मी शंकाकुलम पर्यंत स्थित चार नक्र मक्रम नागाश्व हिंसाश्रयम नानावा कंक पक्षे रुचिरम कायस्थ सर्पास्पदम नीतिशून तटम च राजकर्णम हिस्त्रयी समुद्रायते। इस श्लोक में राजकरण कचेरी का खूब सच्चा वर्णन किया गया है। शूद्रक का कहना है कि कचेरी समुद्र की तरह जान पड़ती है। चिंतामग्न मंत्री लोग जल हैं। दूधगण लहर तथा शंख की तरह जान पड़ते हैं। इधर उधर दूर देशों में घूमने के कारण दोनों की यहाँ समता दी गई है। चारों ओर रहने वाले चार आजकल के खुफिया पुलिस घड़ियाल हैं। यह समुद्र हाथियों तथा घोड़ों के रूप में हिंस्र पशुओं से युक्त है। तरह तरह के ठग तथा पिशुन लोग बगुले हैं। कायस्थ मुंशी लोग जहरीले सर्प हैं। नीति से इसका तट टूटा हुआ है। यह प्राचीन काल के राजकरण का वर्णन है। आजकल की कचेरी तो कई अंशों में इससे भी बढ़कर है। कचेरी के पहले पैर रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शूद्रक के वर्णन की सत्यता का अनुभव पद पद पर होता है। शर्विलक के चरित्र का वर्णन भी इसमें सुंदर किया गया है। ये ब्राह्मण देवता आर्य चारुदत्त के घर में रात को सेंध मारने जाते हैं। पहुंचने पर उन्हें मालूम पड़ता है कि वह अपना मानसूत्र भूल आए हैं। झटपट गले में पड़े हो रहने वाले डोरे की जनेऊ की सुधि उन्हें हो जाती है। बस इसी से अपना कार्य संपादन करते हैं। इस चौरे प्रसंग में यज्ञोपवीत की भी उपयोगिता अद्भुत है। यज्ञोपवीतम ही नाम ब्राह्मणस्य महद उपकरण द्रव्यम विशेष तो अस्मद् विदस्य कुतः एतेन माप्यति भीतुषु कर्म मार्गान एतेन मोच्यति भूषण संप्रयोगान उद्घाटको भवति यंत्र दटे कपाटे दष्टस्य कीट बुझ गई परिवेशनम च। ब्राह्मणों के लिए जनेऊ बड़े काम की चीज है, विशेष करके हमारे जैसे चोर ब्राह्मण के लिए, क्योंकि जनेऊ से भीत में सेंध मारने की जगह को नापते हैं। आभूषणों के बंधन जनेऊ के द्वारा छुड़ाए जाते हैं। यंत्र से दृढ़ रूप से लगाए गए किवाड़ों को इसकी सहायता से खोलते हैं और यदि सांप या कीट खा जाए तो उसे जनेऊ से बांध भी सकते हैं जिससे विष न चढ़े। ठीक ही है, चोर ब्राह्मण के लिए जनेऊ का और उपयोग हो ही क्या सकता है। कला की दृष्टि से मृच्छकटिक निसंदेह सुंदर तथा सफल नाटक है। नाट्य कला की दृष्टि से मृच्छकटिक निसंदेह एक सुंदर तथा सफल नाटक है। शूद्रक ने संस्कृत साहित्य में शायद पहली बार मध्यम श्रेणी के लोगों को अपने नाटक का पात्र बनाया है। संस्कृत का नाटककार उच्च श्रेणी के पात्रों के चित्रण में तथा तदनुकूल कथानक के गुम्फन में अपनी भारती को चरितार्थ मानता है।
परंतु शूद्रक ने इस शून्य मार्ग का सरता परित्याग कर अपने लिए एक नवीन पंथ का ही आविष्कार किया है। उसके पात्र दिन प्रतिदिन हमारे सड़कों पर और गलियों में चलने फिरने वाले रक्त मांस से निर्मित पात्र हैं, जिनके काम को जांचने के लिए न तो कल्पना को दौड़ाना पड़ता है और न जिनके भावों को समझने के लिए मन के दौड़ की जरूरत होती है। मृच्छकटिक की इसलिए शास्त्रीय संज्ञा संकीर्ण प्रकरण की है, क्योंकि इसमें चोरी, चोर जुआरी, वैश्या विटों का आकर्षक वायुमंडल है। आख्यान तथा वातावरण की यथार्थवादिता और नैसर्गिकता के कारण ही मृच्छकटिक पाश्चात्य आलोचकों की विपुल प्रशंसा का भाजन बना हुआ है। यहाँ कथा वस्तु की एकता का भंग नहीं है, यद्यपि वर्षा वर्णन नाटक के व्यापार में शैथिल्य अवश्य ला देता है। शूद्रक का कवि हृदय स्वयं आपतित वर्षा काल की मनोहरता से रीझ उठता है और वह कथा के सूत्र को छोड़कर उसके मनोहर वर्णन में जुट जाता है। सिवाय इस वर्णात्मक विषय के कवि ने विभिन्न घटनाओं के सूत्रों का एकीकरण बड़ी सुंदरता से किया है। दरिद्र चारुदत्त के समान इसमें केवल एकात्मक प्रणय आख्यान नहीं है, प्रत्युत उस समय के साथ एक राजनीतिक आख्यान का भी पूर्ण सामंजस्य अपेक्षित है। शूद्रक ने इन दोनों आख्यानों को एक अनुमिति के भीतर रखने का पूर्ण प्रयास किया है और इसमें उन्हें पूर्ण सफलता भी मिली है। पात्रों के विषय में भूलना नहीं चाहिए कि वे किसी वर्ग विशेष के प्रतिनिधि न होकर स्वयं व्यक्ति है। मृच्छकटिक के अमेरिकन भाषांतरकार डॉक्टर राइडर ने ठीक ही कहा है कि इस नाटक के पात्र सार्वभौम हैं, अर्थात इस विश्व के किसी भी देश या प्रांत में उनके समान पात्र आज भी चलते फिरते नजर आते हैं। इसके सार्वभौम आकर्षण का यही रहस्य है। यूरोप या अमेरिका की जनता के सामने इस नाटक का अभिनय सदा सफल इसलिए हो पाया है कि वह इसके पात्रों से मुठभेड़ अपने ही देश में प्रतिदिन किया करती है। डॉक्टर कीथ भले ही इन्हें पूरे भारतीय होने की राय दे, परंतु पात्रों के चरित्र में कुछ ऐसा जादू है कि वह दर्शकों के सिर पर चढ़कर बोलने लगता है। आज भी माथुरक जैसे सबिक तथा उसके सहयोगियों का दर्शन कलकत्ता तथा मुंबई की गलियों में नहीं होता, परंतु लंदन के ईस्ट एंड में भी घूमते घामते नजर आते हैं। तात्पर्य यह है कि शूद्रक के पात्र मध्यम तथा अधम श्रेणी के रोचक पात्र हैं, जिनका इतना यथार्थ चित्रण संस्कृत के रूपकों में फिर नहीं हुआ। शूद्रक की नाट्य कला वस्तुतः श्लाघनीय तथा स्मरणीय है।